गायत्री कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव थिंकर्स हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का हम अध्ययन कर रहे हैं। गांधी जी के जीवन परिचय, उनके प्रेरणा स्रोत, इसके बारे में पढ़ने के बाद आज हम देखेंगे कि पूज्य बापू के द्वारा उनकी प्रमुख रचनाएं, पत्र पत्रिकाएं क्या हैं, किसकी रचना की गई, किससे प्रभावित है, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे, देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि गांधी जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी, जो प्राय आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में छोटे प्रश्न के रूप में पूछी जाती है। और यही नहीं, महात्मा गांधी के बारे में आपको केवल एकेडमिक स्तर से भी नहीं, आपको अपने व्यवहारिक जीवन में, साथ ही साथ अपनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में हर जगह उनके बारे में जानकारी होना जरूरी है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये टॉपिक आपके हर एक क्षेत्र में काम आने वाला है। इसको विस्तार से अच्छे ढंग से समझें, हर क्लास इसके अटेंड करें, जो भी है आगे उनकी फिलॉसफी से, उनके जो भी विचार हैं गांधीवाद के संबंध में, उसके बारे में हम एक एक करके हर एक बिंदु पर विस्तार से विश्लेषण करेंगे और ये समझना प्रयास करेंगे कि महात्मा गांधी जी का जो दर्शन है वो क्या है। लेकिन पहले आते हैं गांधी जी की रचनाओं। सबसे प्रमुख उनकी कोई रचना है तो वो जिसका नाम लिया जाता है वो हिंद स्वराज है। दूसरा एक उनकी आत्मकथा है जिसका नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये इनकी आत्मकथा है जिन्होंने अपना पूरे जीवन परिचय, जीवन से प्रमुख घटनाओं, उनके बारे में विस्तार से विश्लेषण किया है। बहुत ही प्रेरणादायक है। अगर आपको कहीं भी मिले तो ज़रूर इसको पढ़िएगा। आपके जीवन में भी क्रांतिकारी परिवर्तन, आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने की गुंजाइश बनी रहती है, क्योंकि ये विश्व की बेस्ट सेलर पुस्तकों में से एक है। यह इनकी आत्मकथा। दूसरी इनकी जो पुस्तक हैं, एक है शांति और युद्ध में अहिंसा, और अगली है नैतिक धर्म। इसके अलावा दूसरी सत्याग्रह, सत्य ही ईश्वर है, सर्वोदय, अनटू दिस लास्ट। मैंने आपको बताया था कि इस अंग्रेजी पुस्तक का उन्होंने अनुवाद किया था गुजराती में सर्वोदय के नाम से, आपको याद रखना, ठीक है। जॉन रस्किन की पुस्तक थी अनटू दिस लास्ट, जिसका उन्होंने गुजराती में अनुवाद किया था सर्वोदय के नाम से। कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी पूछा गया है कि ये किस पुस्तक से उन्होंने अनुवाद किया था और किस भाषा में किया था। बच्चे जल्दी से नाम सर्वोदय सुनते ही तुरंत हिंदी लिख लेते, जबकि ये गुजराती में किया था। सांप्रदायिक एकता उनकी अगली पुस्तक है। अस्पृश्यता निवारण, फिर ये कुछ महत्वपूर्ण बुक हैं। फिर भी इसके अलावा और भी जानकारी के लिए आपको बता दूं, एक अन्य कुछ रचनाएं हैं उनकी। दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह, मेरे समकालीन, गीता बोध, गीता की महिमा, गीता माता, अनाशक्ति योग, मंगल प्रभात, अनीति की राह पर और रचनात्मक कार्यक्रम, ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं। विशेषकर आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुउपयोगी कोई रचना है तो वो है हिंद स्वराज और सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जो उनकी आत्मकथा है, और सर्वोदय। ये रचनाओं से संबंधित प्रश्न कभी कभार जो आते हैं वो इनसे आते हैं, तो आपको याद रखने के लिए 3 पुस्तकें काफ़ी हैं। अब हम देखते हैं पत्र पत्रिकाएं कि गांधी जी द्वारा, क्योंकि उन्होंने लगभग अपनी जीवन के 22 वर्ष दक्षिण अफ्रीका में गुजारे,
उसके बाद में शेष जीवन काल भारत में जो गुजारा। तो इन्होंने अलग अलग प्रकार से कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, कई पत्र पत्रिका निकाले। तो सबसे बेहतर आपको याद रखना है कि जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे, तो जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उन्होंने वहाँ पर इंडियन ओपिनियन नाम से एक पत्र निकाला था। महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए गांधी जी ने कौन सा पत्र निकाला था या पत्रिका का संपादन किया था। तो आपको क्या बताना है, इंडियन ओपिनियन। ठीक है, तो ये वहाँ का एक इन्होंने पत्र पत्रिका थी जिसका उन्होंने संपादन किया। इसके बाद में जब भारत में आए तो उन्होंने यंग इंडिया का संपादन किया। यंग इंडिया के अलावा हरिजन, नवजीवन, हरिजन सेवक और हरिजन बंधु, ये नाम आपको अच्छे से याद रखना है। भारत में रहते हुए कौन किन पत्र पत्रिकाओं का उन्होंने संपादन किया, यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हरिजन सेवक और हरिजन बंधु, ये उन्होंने भारत में रहते हुए पत्रों का संपादन किया। एक हमारे भारत सरकार के प्रकाशन विभाग है, जो हमारे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग है। इस प्रकाशन विभाग ने 1969 में 1969 में गांधी शताब्दी वर्ष जो मनाया गया, उसमें गांधी जी के कई भाषण, कई लेख, कई टिप्पणियाँ, इन सबको एक सामूहिक रूप से बहुत बड़ा एक गांधी शताब्दी वर्ष के नाम से उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रकाशन किया। ठीक है, तो ये हमारी भारत सरकार ने काम किया था। फिर इसके अलावा कुछ उनकी लघु पुस्तकें हैं। लघु पुस्तकों में हम समझते हैं प्राकृतिक चिकित्सा, हरिजन कल्याण, शराबबंदी और राम नाम की महिमा। पुनः एक बार, प्राकृतिक चिकित्सा, हरिजन कल्याण, शराबबंदी, राम नाम की महिमा, ये गांधी जी की कुछ लघु पुस्तकें देखी जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा गांधी जी रचनात्मक जो कार्य करते थे, कभी कभी ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि गांधी जी के रचनात्मक कार्य कौन कौन से हैं। तो जब भी राष्ट्रीय आंदोलन नहीं चल रहा होता, क्योंकि मैंने आपको पिछली कक्षाओं में बताया था कि गांधी जी के द्वारा 3 स्थानीय आंदोलन चलाए गए और 3 राष्ट्रीय आंदोलन चलाए गए। प्रश्न यहाँ से भी आ सकता है, इसलिए आपको हर चीज़ याद रखनी है, हर तथ्य आपको याद रखना है। गांधी जी के 3 स्थानीय आंदोलन हैं, चंपारण, अहमदाबाद मिल मजदूर और खेड़ा सत्याग्रह। ये 3 उनके स्थानीय आंदोलन के नाम से जाने जाते हैं और 3 अखिल भारतीय स्तर के। इसमें सबसे पहला 1920 का असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और उसके बाद में आप देखते हैं तीसरा भारत छोड़ो आंदोलन। इन तीनों आंदोलन का राष्ट्रीय स्तर पर जो नेतृत्व प्रदान किया था वो पूज्य गांधी ने किया था। 3 स्थानीय, 3 अखिल भारतीय। इसके अलावा जब भी उनके पास समय होता था, कि गांधी जी को पता था कि हर समय केवल आंदोलन चलाने से जनता हर समय इतने जोश उत्साह के साथ नहीं रह पाती है, क्योंकि उनको पता था, उनके अंदर ये अच्छे ढंग से वाकिफ थे और इस बात को पता था कि जनता है उसको हर समय आंदोलनरत रखने से उनमें धीरे धीरे, क्योंकि हम ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, वो हमारे हितों के खिलाफ थी, वो हमारा शोषण अत्याचार कर रही थी। ऐसे अत्याचारी शासन को मनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, इसलिए हर आंदोलन में सफलता की जो गारंटी होती थी वो बहुत कम हुआ करती थी। इसलिए गांधी जी को पता था कि संघर्ष अनिवार्य है, लेकिन हर समय संघर्षरत रहना संभव नहीं था, क्योंकि हम गरीबी, अशिक्षा, कई समस्या से जूझ रहे थे। यहाँ तक कि हमारे पेट भरने के लिए भोजन की भी समस्या हो रही थी। तो इतनी हजारों की संख्या में हम लोगों के साथ रहकर उनका आंदोलनरत रहना संभव नहीं था। इसलिए आप देखते हैं कि 1920 में जो असहयोग आंदोलन हुआ 22 में ख़त्म हो गया, फिर
दूसरा जो सविनय विज्ञान आंदोलन चला है वो 30-31 से शुरू होता है। तो सोचो 8 साल तक गांधी जी ने ब्रेक लिया। फिर 8 साल के बाद में जनता पुनः जागृत, आक्रोश इस ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, और फिर जोश उत्साह के साथ पुनः नई सिरे से, क्योंकि हर काम करने के लिए एक एनर्जी की जरूरत होती है। और गांधी जी को पता था कि मैं तुरंत आंदोलन चलाता रहूँ, हर बार आंदोलन चलाता रहूँगा तो जनता फिर मेरे से दूर चली जाएगी और जनता को उससे खत्म करके कुछ मिलने वाला है नहीं। इसलिए उन्होंने बीच बीच में लंबा सा गैप रखा। फिर आप देखते हैं कि 32 की जो जीवन सविनय विज्ञान आंदोलन शुरू हुए तो वहाँ पर ब्रिटेन में गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत हो गई। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया तो वहाँ पर भी उनको निराशा हाथ लगी। वापस इंडिया आए, वापस सविनय विज्ञान आंदोलन शुरू हुआ जो 34 तक लगभग ख़त्म सा हो गया। फिर इसके बाद वापस रुक गए। फिर आप देखते हैं कि 1942 में अंतिम तौर पे भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरुआत हुई। अब 1939 से 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है दुनिया में। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है। अब अमेरिका, अब जो चीन, माफ कीजिएगा, जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन की स्थिति बहुत नाजुक हो चुकी थी। ब्रिटेन इस विश्व युद्ध में शामिल था। उसको दुनिया के हर एक मोर्चे पर अलग अलग जगह लड़ना पड़ रहा था और उसको नाकामी काफ़ी जगह झेलनी पड़ रही थी। तो भारतीयों ने भी ये सोचा, क्योंकि गांधी जी का विश्वास था कि कभी भी असहाय पर हमला मत करो, लेकिन ब्रिटिश सरकार के मान या भारतीयों के अनुकूल काम नहीं कर रही थी। तो भारत ने जब यहाँ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने डिसीजन ले लिया कि हम मतलब भारत छोड़ो आंदोलन, एक बहुत बड़ा अखिल भारतीय स्तर पर एक आंदोलन चलाएंगे अंग्रेजी सरकार के खिलाफ। तो उस समय अंग्रेजों ने हमको काफ़ी कुछ कहा कि आप रुक जाइए, आंदोलन मत करिए, जो विश्व युद्ध की समाप्ति होगी हम आपके लिए कुछ बेहतर करेंगे। ये सब इस प्रकार की झांसे देते रहे। आपको पता ही होगा, क्रिप्स विषम आया, तो ये सब कुछ होता हुआ, लेकिन किसी बात को हमने स्वीकार नहीं की और भारत छोड़ो आंदोलन अंतिम आंदोलन के रूप में गांधी जी ने नेतृत्व करने का अपना योगदान दिया। लेकिन हम समझते हैं कि इस आंदोलन में किस प्रकार से क्या घटनाक्रम होता है हम सभी को, क्योंकि हम स्वतंत्रता आंदोलन में इसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं समझता हूँ आपको सब पता ही होगी। उसके बारे में डिटेल से अपन नहीं जाएंगे, लेकिन आपको याद होना जरूरी है। अब मेरा प्रश्न आपसे यही था कि 1920-22 से लेकर फिर वापस 30 तक, फिर वापस 1934 में कंप्लीट रूप से जब ये समाप्त हो गया सविनय विज्ञान आंदोलन, तो 1942 तक वापस या 8 साल, ये बीच में जो 8-8 साल का जो गांधी जी गैप दे रहे हैं, इसमें गांधी जी क्या कर रहे थे आपको पता है? गांधी जी जब भी राष्ट्रीय आंदोलन से निवृत्त होकर जब अपने आश्रम, चाहे साबरमती आश्रम हो, वर्धा आश्रम हो, जहाँ कहीं भी वो निवास करते थे, तो उसमें रचनात्मक कार्य करते थे, रचनात्मक कार्यक्रम चलाते थे। तो अब ये कभी प्रश्न पूछा जा सकता है कि गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम क्या है? तो सबसे पहले आपको याद रखना है, गांधी जी के जो रचनात्मक कार्य थे उनमें सांप्रदायिक एकता व सद्भाव। गांधी जी ये समझते थे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई हैं। इस देश के कल्याण में, इस देश की उन्नति में सबका बराबर का योगदान है। इसलिए आपस में हम सब भाईचारा रखें, सद्भाव रखें, सदाचार रखें। हम किसी भी धर्म संप्रदाय के नाम पर नहीं चल रहे। भारत हम सबका है और इस भारत की नींव के निर्माण में हम सबका बराबर का योगदान है। इसलिए गांधी जी ने हमेशा से सांप्रदायिक एकता पर बल दिया है। आपको पता होगा कि हमारी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी जब हमारे देश में पाकिस्तान जिस धर्म के आधार पर जो विभाजित हुआ और जिस प्रकार से दंगे चल रहे थे, तो गांधी जी स्वतंत्र भारत के लिए वो जो खुशी थी वो गांधी जी पर कम थी, क्योंकि गांधी जी देख रहे थे अपनी आंखों के सामने कि हिंदू और मुसलमान आपस में हिंसा कर रहे हैं, एक दूसरे को मारे जा रहे हैं। ये कभी ऐसा स्वप्न गांधी जी ने कहीं नहीं देखा था। इसलिए गांधी जी देश की स्वतंत्रता की खुशी नहीं मना रहे थे, बल्कि उन क्षेत्रों में गए तुरंत जहां वो हिंसा से प्रभावित थे और वहाँ दोनों ही धर्म के लोगों को, दोनों संप्रदायों को ये कहा कि नहीं, लड़िए मत, शांति रखिए और दंगों को शांत करवाने की पूरी कोशिश में लगे रहे। ठीक है, तो सांप्रदायिक एकता पर हमेशा से गांधी जी ने बल दिया। साथ साथ दलितों द्वारा कि जो दलित समुदाय है, जो लंबे समय से शोषण का शिकार हुआ, अत्याचार का शिकार हुआ, वंचित वर्ग के रूप में है, इनके उद्धार के लिए गांधी जी ने अपने जीवन भर अथक प्रयास किए, अथक काम किए और दलितों के उद्धार के लिए उन्होंने अपने स्तर से बहुत कुछ अपना योगदान दिया।
अस्पृश्यता निवारण समझ सकते हैं, जो छुआछूत की जो धारणा है उसको तोड़कर उन्होंने कहा कि हम सब बराबर हैं, हम सब ईश्वर के मतलब यूँ कहे जाए कि हमारे लिए कोई ऊंचा नीचा अमीर गरीब कुछ भी नहीं, सब ईश्वर की संतान हैं। किसी प्रकार का एक दूसरे के प्रति भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। स्त्री उद्धार के रूप में, स्त्री शिक्षा के रूप में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया तथा हिंदी के प्रचार प्रसार में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कहा हिंदी हमारे एक पूरे राष्ट्र की भाषा के रूप में और एक हमारे विचारों का आदान प्रदान में और सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली एक भाषा है जिसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार हो। तथा नशाबंदी में गांधी जी इसके सख्त खिलाफ थे, नशे के खिलाफ। तो उन्होंने शराबबंदी है, जुआ है, इसके बारे में ज़बरदस्त तरीके से प्रहार किया अपने पत्र पत्रिकाओं, अपनी पुस्तकों में, रचनाओं में, सब जगह नशाबंदी के रूप में। फिर स्वदेशी अपनाने, खादी व ग्रामोद्योग का प्रचार, ग्राम सुधार, पंचायती राज, बुनियादी शिक्षा योजना, ये सब गांधी जी के द्वारा अपने रचनात्मक कार्यक्रम थे जो जब भी समय मिलता था तब ये सब काम करते थे। ठीक है, ये कभी प्रश्न पूछा जाए तो आप ये सब बातें बता सकते हैं, लिख सकते हैं। अब कुछ गांधी जी के कथन हैं, कुछ गांधी जी के बारे में कथन हैं, उनका भी अपन अध्ययन कर लेते हैं। एक बार गांधी जी ने उनके जो मित्र थे पोलक से एक बार कहा उन्होंने कि मैंने राजनीति का चोगा पहन रखा है लेकिन मैं हृदय से एक बहुत धार्मिक पुरुष हूँ। सोचिए इसका मतलब क्या कि मैं देश की स्वतंत्रता के लिए जिस प्रकार से जो आंदोलन चल रहा है कि जो भी मैं मेरा योगदान दे रहा हूँ वो एक प्रकार का चोगा पहन रखा है लेकिन मूल रूप से मैं हृदय से एक धार्मिक पुरुष हूँ। ठीक है। फिर अरुंडल ने भी गांधी जी के बारे में लिखा है कि गांधी जी कहा करते थे कि मेरा झुकाव राजनीति की ओर नहीं है बल्कि धर्म की ओर है। मेरा झुकाव किसकी तरफ नहीं है, राजनीति की तरफ नहीं, बल्कि किसकी तरफ है, धर्म की ओर है। गांधी जी ने खुद कहा है कि मैं दूसरों को अपना जीवन दर्शन समझाने में सर्वथा अयोग्य हूँ। ध्यान रखना क्या बहुत महत्वपूर्ण कथन है। मैं दूसरों को अपना जीवन दर्शन समझाने में सर्वथा अयोग्य हूँ। मैं तो केवल उस दर्शन को जिसमें विश्वास रखता हूँ, अभ्यास लाने की योग्यता रखता हूँ। मतलब मेरा क्या जीवन दर्शन है ये मैं नहीं समझा सकता हूँ किसी को, सर्वथा अयोग्य हूँ। मैं तो केवल उस दर्शन को जिसमें मैं विश्वास करता हूँ। मैं कोई नवीनतम बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बल्कि जो हमारी ऐतिहासिक परंपरा है, जो उपनिषद हैं, जो दर्शन है, उनको अध्ययन करके जो कुछ भी मेरा जो विश्वास है उसको मेरे जीवन में अभ्यास लाने की एक योग्यता रखता हूँ। तो मुझे हाँ ये चीज़ अपनानी चाहिए, मुझे इसमें अपना विश्वास रखना चाहिए। वही बातें मेरे पास है, इसके अलावा और मैं कुछ नहीं समझा सकता। तो ये गांधी जी का बहुत बड़ा बड़प्पन है कि इस प्रकार की जो बातें की उन्होंने। ठीक है। आइंस्टीन का सबसे प्रमुख कथन है, अल्बर्ट आइंस्टीन। बच्चों जिसने आप इनके बारे में काफ़ी कुछ अपने पिछले कक्षाओं में सुन रखा है। अल्बर्ट आइंस्टीन को दुनिया का सबसे नंबर 1 वैज्ञानिक माना जाता था, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन हमारे महात्मा गांधी के बारे में क्या कहते थे, वो हमारे लिए बहुत बड़ी झकझोर, हमारी आत्मा को झकझोर करने वाली बात बताई उन्होंने क्या बताया था कि आगे आने वाली पीढ़ियाँ शायद ही विश्वास कर सकेगी कि उन जैसे हाड़ मांस का पुतला कभी इस भूमि पर पैदा हुआ था। गौर करने वाली बात है, बहुत बड़ी गौर करने वाली। हमारे देश में पूज्य गांधी जी पैदा हुए, उनके जो विचार आज पूरी दुनिया के समकक्ष हैं। पूरी दुनिया मानती है उनके अहिंसा सत्यवादी बातों को, उनके विचारों को आत्मसात करते हुए। दुनिया की ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ पर गांधी चेयर नहीं हो, गांधी स्टडी न हो। दुनिया उनको प्रेरणा स्रोत मानती है, समझे आप। तो आप समझ सकिए कि अल्बर्ट आइंस्टीन कहते थे कि आगे आने वाली पीढ़ियाँ शायद ही विश्वास करेगी कि उनके जैसा हाड़ मांस का पुतला कभी इस भूमि पर पैदा हुआ था। समझ में आई बात, ये आइंस्टीन ने कहा था। स्टैनली जोन्स ने भी कहा है कि ये गांधी जी की जब हत्या की गई थी उस समय का कथन है कि हत्यारे की गोलियां महात्मा गांधी और उनके विचारों का अंत करने के लिए चलाई गई थी, परंतु इसका फल ये हुआ कि ये विचार स्वच्छंद हो गए और मानव जाति की थाती बन गई। हत्यारे ने गांधी को अमर बना दिया। समझे आप। जिस प्रकार से कहा जाता है कि उसने गांधी जी के विचारों से रुष्ट होकर या पाकिस्तानी वाले जो भी उसके मन में जो भाव था उनकी हत्या कर दी थी गांधी जी की नाथुराम गोडसे ने। स्टैनली जोन्स ने क्या है कि हथियारों की गोली से महात्मा गांधी और उनके विचारों को अंत करने के लिए जो गोलियां चलाई थी,
परंतु उसका जो जैसा मन वाकिफ जो जैसा चाहता था रिजल्ट ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उसका फल ये हुआ, ये विचार दुनिया में स्वच्छंद हो गए, मतलब पूरी तरह से फैल गए, पूरी दुनिया में फैल गए, अमर हो गए और मानव जाति के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत हो गए। और यूँ कहें कि गांधीवाद के नाम से दुनिया के सामने आ गया। ये बहुत बड़ी एक यूँ कहा जाए कि बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है हमारे महात्मा गांधी जी की। ऐसे कई से बहुत सारे कथन हैं जिनका हम जैसे जैसे गांधी जी के विचारों को पढ़ेंगे, समझेंगे, तो उसमें व्यवहार में लाते रहेंगे और समझते जाएंगे।